मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप साबूदाना। ये वज़न में 250 ग्राम है। इसे 2 बार साफ़ पानी से धो लेंगे और मसल-मसल कर धोने की ज़रूरत नहीं है। बस हो गया, अब ये पानी निकाल देते हैं। अब साबूदाना को इस तरह से गहरे पानी में भिगोकर रख देते हैं और ये पानी नॉर्मल ठंडा पानी है, कोई गुनगुना पानी नहीं है। मैं इन्हें सुबह-सुबह ही भिगो कर रख रही हूँ। अभी 8 बज रही है और मैं इसे 11 बजे तक इसी तरह से ढक कर रख दूँगी। 3 घंटे के बाद साबूदाना फूलकर काफ़ी बड़ा हो गया है और मैंने इस तरह से छन्नी में छान कर इसका सारा पानी निकाल दिया है। तो अभी हम इसे अलग रख देते हैं। किसी भी मोटे तले वाले बर्तन में पानी उबलने के लिए रखेंगे तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लिया है। इसका तला काफ़ी मोटा है। आप चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। पानी को मैं ढक देती हूँ ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। साबूदाना हमने 250 ग्राम लिया है तो आलू भी 250 ग्राम लेना है। यहाँ पर मैंने आलू को छिलका निकाल कर उबाल लिया है और ये अच्छा सा पक गया है। साथ में ही ली है 4 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा, 1 चम्मच लिया है जीरा। हरी मिर्च को मैंने मिक्सर में पीस लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप उपवास में हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो हरी मिर्च ना डालें। उबले हुए आलू को मैं इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे, क्योंकि हम जब आलू को मैश करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत गुठली तो रह जाती है। और आलू उबला हुआ है तो बहुत आसानी से इस तरह से कद्दूकस हो जाता है। आलू को भी अभी साइड में रख लेते हैं। पानी में उबाल आने पर सारी सामग्री मिक्स कर लें। हरी मिर्च भी डाल लेते हैं। अब पानी अच्छे से उबल चुका है तो मैं इसके अंदर साबूदाना डाल रही हूँ। इसे चलाकर मिक्स कर लेते हैं पानी में। अभी मैं इसे थोड़ा सा ढक देती हूँ। 1 मिनट के बाद इसे चला लेते हैं ताकि ये तले में चिपक ना जाए। अब इसमें उबाल आ चुकी है तो हम इसे ढकेंगे नहीं, इसी तरह चलाते रहेंगे और पकाएंगे। इसे हम लगातार चलाते ही रहेंगे क्योंकि घोल हमारा काफ़ी गाढ़ा है तो तले में चिपक सकता है। इसे हाई फ्लेम पर पकाते हुए मुझे पूरे 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं कद्दूकस किया हुआ आलू इसमें डाल रही हूँ। आलू डालकर लो फ्लेम पर आलू को मिक्स करेंगे। आलू को बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है, कहीं भी जगह गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि आलू मिक्स करते करते ही इस तरह से बबल्स आ रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। आलू को मिक्स करने में आधा मिनट का समय लगा है और आधा मिनट मैंने इसे बाद में पकाया। तो आलू मिक्स करने के बाद हमने इसे 1 मिनट पकाया है और उसके पहले हमने इसे 5 मिनट तक पकाया है। तो ये टोटल 6 मिनट तक पका है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दे, इसे इस तरह से आधा ढक देती हूँ और थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, हमें इसे करीब 75% ठंडा करना है। ये थोड़ा हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। प्लास्टिक शीट पर मैंने थोड़ा सा तेल लगा लिया है। मेरे जितने भी पापड़, फिंगर्स या कुल्हड़ के वीडियो हैं उन पर यही कमेंट होती है कि हम प्लास्टिक शीट कहाँ से लाएं, या फिर पापड़ क्या प्लास्टिक शीट पर सुखाना ज़रूरी होता है। तो प्लास्टिक शीट कहाँ से लाएं, तो ये 10 किलो आटा की थैली है। इसको मैंने काट कर
इस तरह से खोल लिया है तो आप देख सकते हैं ये साइज़ में कितनी बड़ी हो गई है। और ये 5 किलो आटा की थैली है, इसे भी मैंने काट कर खोल लिया है। तो इस तरह से कोई भी आटा की थैली ले लें। ऐसी बड़े साइज़ की 3-4 थैली रहेगी तो इसके ऊपर आप 100 पापड़ सुखा सकते हैं। 4 थैली के ऊपर 100 पापड़ आसानी से सूख जाते हैं। तो इसे पापड़ बनाइए और धो कर रख दीजिए, तो ये अगले साल भी आपको काम में आ जाएगी। या फिर घर में कोई सामान ख़रीदा हो जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, मिक्सर, गैस का चूल्हा, ये चीज़ें भी प्लास्टिक के अंदर पैक होकर आती है। तो ये वाली प्लास्टिक भी आप पापड़ बनाने के लिए ले सकते हैं। आजकल लोग बहुत ऑनलाइन सामान खरीदते हैं, ये भी प्लास्टिक के अंदर पैक होकर आता है। तो ये वाली प्लास्टिक भी आप पापड़ बनाने के काम में ले सकते हैं। एक और कमेंट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सॉरी, एक और कमेंट बहुत ज़्यादा आती है। एक सवाल पूछा जाता है कि पापड़ खार क्या होता है। तो पापड़ खार इस तरह से आता है और ये मार्केट में 10 रुपये का 100 ग्राम बहुत ही आसानी से किसी भी किराना दुकान पर मिल जाता है। और ये आप इस तरह से मसलेंगे तो पाउडर बन जाता है। किसी भी पापड़ या कुल्हड़ी को बहुत खस्ता और कुरकुरा बनाने के लिए पापड़ खार ही डाला जाता है। हम मार्केट से जो पापड़ खरीदते हैं उसके अंदर भी पापड़ खार होता है। जो मूंग चना के पापड़ जैसे लिज्जत पापड़ वगैरह खरीदते हैं इसके अंदर भी पापड़ खार डाला जाता है। और ये पापड़ खार की खासियत ये होती है कि ये कई सालों तक ख़राब नहीं होता है। ये पापड़ खार मेरे पास अभी 4 साल से रखा हुआ है। और पापड़ खार को आम भाषा में सज्जी का फूल, संचरा और सज्जी भी कहा जाता है। आज के फिंगर्स मैं किसी मशीन में नहीं बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर इस तरह से एक नमक की थैली ले ली है और ऊपर से इसे खोल लिया है। साबूदाना का मिश्रण काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है तो मैं इसे इस तरह से ये नमक के खाली पैकेट में डाल लेती हूँ। और इसे किनारे से कट कर लेते हैं। थोड़ा सा मोटा बनाएंगे क्योंकि सूखने पर बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे लेकिन तलने पर फिर से मोटे हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि साबूदाना पकाने के लिए मैंने इस कप से नाप कर 1.5 कप पानी लिया है। इसी कप से नाप कर मैंने साबूदाना लिया था जो कि वजन में 250 ग्राम है और इसी कप से नाप कर ही मैंने 1.5 कप पानी लिया है। तो जितना बताया है उतना ही पानी डालना है, उससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो अब मैं साबूदाने के फ्राइम्स बनाना शुरू करती हूँ। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस तरह से इन्हें लंबे लंबे से डालना है। ये काम अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप बच्चों से भी करवा सकते हैं। देखिए है ना कितना आसान। और इन्हें हमें पलटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप धूप में बना रहे हैं तो इन्हें ऐसे ही रख कर भूल जाइए। अगले दिन निकाल लीजिए, ये आपको निकले हुए ही मिलेंगे और पूरी तरह से सूख जाते हैं। एक दिन की धूप में बहुत ही आसानी से सूख जाएंगे। और अगर आप छाँव में बना रहे हों तो एक पूरे दिन और पूरे रात के लिए इसे पंखे की हवा में सुखा लीजिए और अगले दिन इसे 2 घंटे के लिए धूप में ज़रूर रखिए। मैं इन्हें जूम करके दिखाती हूँ आपको। अगर आप कोई भी पापड़ या कुल्हड़ी साल भर के लिए स्टोर करते हैं और आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप उसे पंखे की हवा में सुखा लीजिए और साल भर स्टोर करने के लिए उसे 1-2 घंटे की धूप ज़रूर दिखाइए। इन दिनों धूप बहुत तेज़ होती है तो फ्राइम्स हमारे एक दिन में ही अच्छे से सूख गए हैं। अब मैं इन्हें डीप फ्राई कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे इन्हें मैंने लंबा सा बनाया था ये वैसे ही हैं। तो मैं इन्हें तलने से पहले इस तरह से 2 टुकड़ों में तोड़ लूँगी। तेल को मैंने हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है और अब मीडियम फ्लेम पर इन्हें तल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं तेल में डालते के साथ ही हमारे फ्राइम्स किस तरह से एकदम से फूल गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ।
आप देख सकते हैं तलने से पहले फ्राइम हमारा इतना पतला था और तलने के बाद कितना मोटा हो गया है। और इसमें एक एक साबूदाना भी अलग से दिखाई दे रहा है। ये जो हमारे बिना तले हुए फ्राइम हैं, इनमें भी आप देख सकते हैं साबूदाने किस तरह से अलग दिखाई दे रहे हैं। और यही साबूदाने तलने के बाद इस तरह से फूल कर इतने बड़े हो गए हैं। इन फ्राइम्स को आप साल भर के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और भी इस तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गर्मियों के बाद बारिश के दिन शुरू हो जाएंगे तो आप इन फ्राइम्स को पॉलीथीन के अंदर पैक करके रखिए, तो इनमें सिलन नहीं लगेगी।